Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. So today we are going to start with a new series Common Error from All Competitive Exams. तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम जितने जनरली कॉमन एरर्स यूज हुए हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हम उनको स्टडी करने वाले हैं और ये सारे के सारे कॉमन एरर्स हम किरण पब्लिकेशन से करने वाले हैं. Each session contains 50 common errors. तो हर एक सेशन में मैं 50 जो कॉमन एरर्स होंगे वो डिस्कस करूंगा और इन 50 कॉमन एरर्स से रिलेटेड जो भी ग्रामर रूल्स यूज किए गए हैं हम उनको भी स्टडी करने वाले हैं. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट सेशन, कॉमन एरर्स फ्रॉम ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ये हमारा सेशन नंबर 1 है. राइट, चलो स्टार्ट करते हैं हम. देखें, सेंटेंस नंबर 1 को ध्यान से देखते हैं हम. You must either be regular with your studies and study for longer period before the examination. देखिए, कुछ correlative conjunctions होती है. जैसे अगर मैं बात करूं, either और होता है, neither nor होता है, not only but also होता है. ठीक है, not only but also होता है. तो ये correlative conjunction होती हैं जो हमेशा इसी पेयर के अंदर यूज होती है. आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे इधर यूज कर लिया है जो कि ठीक है, लेकिन इधर के साथ अब कॉम्बिनेशन और का होता है ना कि एंड का, तो यहाँ पर और आना चाहिए. सेंटेंस नंबर 2 पे मूव करते हैं. द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर. अब ध्यान से देखिए पार्ट नंबर 3 को. तो यहाँ पे हमने इफेक्ट यूज किया है. इफेक्ट क्या है? एज ए नाउन है, लेकिन हमें सेंटेंस के हिसाब से तो हमें यूज करना पड़ेगा वर्ब. तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा अफेक्ट. क्या करना पड़ेगा? अफेक्ट. अफेक्ट क्या होगी? वर्ब होगी आपकी. और 2 + V1 जो होता है वो आपका जीरेंट केस होता है, तो यहाँ पर हमें अफेक्ट यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग इफेक्ट. चलो सेंटेंस नंबर 3 पे चलते हैं. These days, job opportunities are not as better as they used to be in early 70. अगर मैं बात करता हूं, देखें एडजेक्टिव के अंदर पॉजिटिव डिग्री का एक स्ट्रक्चर होता है एज, और बीच में हम पॉजिटिव डिग्री रखते हैं, बाद में फिर एज लेते हैं. आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें. एज बेटर एज, यहाँ पे तो हमने कंपैरेटिव यूज किया है, यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज कर लिया, लेकिन रूल क्या बोलता है? आपको पॉजिटिव डिग्री प्लेस करना पड़ेगा और इसका जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो गुड होता है. तो यहाँ पर होना चाहिए एज गुड एज दे यूज्ड टू बी, ये होना चाहिए था. सेंटेंस नंबर 4 पे मूव करते हैं. When viewed with this point of view, the entire episode assumes a different color altogether. देखें, पार्ट नंबर 1 को देखें. जब आप किसी इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो वहां पर हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं, ना कि विद का. तो यहां पर हमने विद यूज किया जो कि इनकरेक्ट है. होना क्या चाहिए था? फ्रॉम होना चाहिए था. फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस तरीके से होता है आपका. सेंटेंस नंबर 5 पे चलते हैं. देखें, ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन. देखें, इसको समझने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा. जब आप जनरली स्ट्रेस, जब किसी सेंटेंस को आप स्ट्रेस करके बोलना चाहते हो तो प्रेजेंट में हम यूज कर लेते हैं डू या डज, और उसके बाद हम लगा देते हैं V1. और पास्ट में हम यूज कर लेते हैं डेट, और उसके बाद हम लगा देते हैं फिर V1. जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं बोलता हूं आई प्ले क्रिकेट. आई प्ले क्रिकेट. लेकिन अगर मैं बोलता हूं मैं क्रिकेट खेलता तो हूं, तो मैं स्ट्रेस करके बोल रहा हूं, तो मैं बोलता हूं आई डू प्ले क्रिकेट. फिर मैं क्या कर दूंगा? आई डू प्ले क्रिकेट. आई डू प्ले क्रिकेट. ठीक है, तो यहाँ पे डू मैंने किस चीज के लिए यूज किया? जब आप किसी चीज को इंफोसाइज करके बोलते हो या स्ट्रेस करके बोलते हो तो डू तो मैंने यूज कर लिया क्योंकि आई तो डू लेगा. लेकिन मान लो वो क्रिकेट खेलता है तो क्या बोलता है? ही डज प्ले क्रिकेट हो जाता है. ही डज प्ले क्रिकेट. अब पास्ट में इनका जो सेकंड फॉर्म होता है डिड बन जाता है. जब आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिड यूज कर लिया है तो बाद में आप V2 यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे V1 ही यूज करना होगा आपको. ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर, यानी हम मदद करते, हमने मदद की थी. जब आप स्ट्रेस करके बोल रहे हो तो डिड यहाँ पर इंफोसाइज शो कर रहा है, तो इसलिए हमने डिड यूज किया. एंड वी हैव ऑलरेडी यूज्ड V2, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म डिड है तो हमने V2 ऑलरेडी यूज कर लिया, तो बाद में आपका V1 ही यूज होने वाला है. सो दिस इज सेंटेंस नंबर 5. सेंटेंस नंबर 6 को ध्यान से देखते हैं हम. Unless it is accepted to both the parties, an arbitrator would be of no use to settle this dispute. देखो arbitrator का जो मीनिंग होता है वो
जज बोल सकते हैं, या जो किसी झगड़े को सुलझाने वाला होता है उसको आर्बिट्रेटर बोल सकते हैं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, देखो इट इज एक्सेप्टेड। अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक पैसिव का स्ट्रक्चर मान लेते हैं, ठीक है, तो पैसिव के बाद हमें क्या करना होता है, प्लस बाय प्लस एजेंट जो उस काम को करता है, यानी ऑब्जेक्ट हमें जो इस काम को करता है उसको मेंशन करना होता है। अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज, अब यहाँ पे टू दिया है जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए था, बाय आना चाहिए था, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। तो अनलेस इट इज एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज, ये करेक्ट आंसर हो गया। ये V3 हो गया आपका पैसिव के स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हमें, अगर एक्सेप्टेड की बजाय अगर हम एक्सेप्टेबल यूज कर लेते हैं, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल आपका हो गया एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन एडजेक्टिव के साथ अगर इस सेंटेंस को बनाते हो तो फिर टू करेक्ट होगा। देखिए इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। अनलेस इट इज एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज, ये करेक्ट है, या फिर अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, ये भी करेक्ट है। अगर आप एडजेक्टिव के साथ बनाएंगे तो टू करेक्ट है, अगर पैसिव फॉर्म के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे तो टू की जगह हमें बाय यूज करना होगा। अब सेंटेंस नंबर 7 पे मूव करते हैं हम। Although the manager was keen on getting the whole work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it. अब देखिए फर्स्ट क्लोज को अगर ध्यान से देखें, ये भी आपका पास्ट में है, ये पास्ट में है आपका, डन भी आपका पास्ट में ही है। तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ऑलरेडी वो पास्ट में ही दिया गया है, तो यस्टरडे भी पास्ट की एक एडवर्ब है। तो आपका ये वाला जो वर्ब दिया वो इनकरेक्ट दिया है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, पास्ट ही होना चाहिए, तो ट्राइड होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सेंटेंस नंबर 8 की, the various consequences of the decision taken by the finance minister was not foreseen by the bureaucrats. देखिए ध्यान से देखते हैं हम, ये ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन से पहले आपको एक सब्जेक्ट दिया गया, प्रेपोजिशन के बाद आपको एक सब्जेक्ट दिया गया है। अगर प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद दोनों सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, तो हम वर्ब हमेशा प्रेपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट यूज किया गया उसके हिसाब से कर लेते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपका एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पे वॉस ना आकर क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। सेंटेंस नंबर 9 पे मूव करते हैं हम। आई नेवर कंसिडर हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। अब देखो ध्यान से देखते हैं हम सेंटेंस को, ये जो है ये आपका मेन क्लॉज हो गया, और इसके बाद हु के बाद का जो पार्ट है यहां तक आपका अपोलोजाइज तक, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब बात करते हैं, देखिए हम सेंटेंस को, पहली बात तो हमने एंड के साथ दो क्लॉजेस को कनेक्ट किया है, तो एंड जब ऑलरेडी हमने कंजक्शन यूज कर लिया तो देन हम वैसे भी यूज नहीं करेंगे। और ये जो सेंटेंस है वो वुड के साथ है, यानी हेल्पिंग वर्ब हमने वुड यूज कर ली है, तो यहाँ पर नॉट भी रिक्वायर्ड नहीं है, सुपरफ्लुअस हो गया। तो होना क्या चाहिए, नॉट इवन अपोलोजाइज होना चाहिए था। हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड नॉट इवन अपोलोजाइज, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था। सेंटेंस नंबर 10 पे चलते हैं। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। देखिए सर्च अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, तो यहां पर इन सर्च ऑफ होना चाहिए, इस जिसका मतलब हो गया लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर ढूंढना। ठीक है, इन सर्च ऑफ सम जॉब, या फिर बोल सकते हैं लुकिंग फॉर सम जॉब, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। तो सर्च के बाद हमें ऑफ यूज करना पड़ेगा, जिसका मतलब हो गया लुकिंग फॉर, किसी चीज को ढूंढना। 11 पे चलते हैं, देखें। When shall we arrive to our destination? अब देखो इसमें क्या कॉमन एरर है। अराइव जो एक वर्ब है जो अपने साथ जनरली या तो एट प्रेपोजिशन लेकर चलता है या इन लेकर चलता है। अगर आपने एक स्पेसिफिक सिटी कंट्री वगैरह का नाम दे दिया तो वो इन ले लेता है। जैसे मान लो व्हेन शैल वी अराइव, अगर मैं यहाँ पे दिल्ली लिख देता, दिल्ली लिख देता, तो मैं यहाँ पर श्योर फिर मैं क्या करता, इन यूज करता। व्हेन शैल वी अराइव इन दिल्ली, राइट, तो यहाँ पे इन करता। लेकिन मान लो अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म को दे दिया, क्या पर्टिकुलर प्लेस को बता दिया, जैसे मैंने रेलवे स्टेशन यूज कर लिया, बस स्टैंड कर लिया, तो वहां पर एट लगा देते हैं। जैसे मान लो मैं बोलता व्हेन शैल वी अराइव एट रेलवे स्टेशन, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे टू है, ये इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए, यहाँ पर एट होना चाहिए, एट आर डेस्टिनेशन होगा, राइट। 12 पे अगर मैं बात करता हूं, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स कोज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। देखें अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, पार्ट नंबर 3 को। ये देखो यहाँ पे हमने V3 यूज किया है,
ठीक है। और ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। पैसिव के स्ट्रक्चर में हम क्या यूज करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म जरूर आएगा आपका, ठीक है। अब देखो एक्सीडेंट्स आपका क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और बी हमें यूज करना ही पड़ेगा पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो बी का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो आर होता है, तो इसलिए यहाँ पर आर प्लस कोज्ड होना चाहिए था। मैनी एक्सीडेंट्स आर कोज्ड इज द करेक्ट आंसर। 13 को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। फीमेल्स आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, वर्ब भी हमने प्लूरल यूज कर दी, V3 पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इन आवर कॉलेज, तो यहाँ पर नो एरर है, फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। 14 पे चलते हैं, ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। अब देखिए एंग्री जो होता है वो अपने साथ विद या एट या अबाउट लेता है। जब आप किसी पर्सन की बात करते हो, जब आप किसी पर्सन से गुस्सा होते हैं तो हम क्या यूज कर लेते हैं, विद यूज कर लेते हैं। और एट अबाउट हम किसके साथ यूज कर लेते हैं, समथिंग। जब किसी चीज से होते हो तो वहां पर हम क्या यूज कर लेते हैं, एट या अबाउट यूज कर लेते हैं, राइट। तो अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एंग्री ऑन क्लर्क है ना, ऑन द क्लर्क दिया, क्लर्क तो एक ह्यूमन बीइंग हो गया, तो ह्यूमन बीइंग की बात है, तो यहाँ पे ऑन इनकरेक्ट होना क्या चाहिए था, विद होना चाहिए था। देखिए द ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क होना चाहिए था। अब सेंटेंस नंबर 15 पे मूव करते हैं। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। देखिए इससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा इन्वर्जन। देखिए इन्वर्जन केस कौन सा होता है, इन्वर्जन केस के अंदर आप जब को आपको कोई एक पर्टिकुलर एडवर्ब से कोई सेंटेंस बिगिन होता है तो वहां पर इन्वर्जन का केस फॉलो करते हैं। और यहाँ पर देखिए नो सूनर एक क्या है, नो सूनर एक एडवर्ब है जो कि एक नेगेटिव एडवर्ब है। तो जनरली जब आपका कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो हमें इन्वर्जन का केस फॉलो करना होता है। अब इन्वर्जन के केस में होता क्या है, देखें इन्वर्जन के केस में हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आना होता है, बाद में सब्जेक्ट को लेकर आना होता है। ये इन्वर्जन का केस होता है। जनरली इंटेरोगेटिव में क्या होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं तो बाद में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होता है, लेकिन इन्वर्जन के केस में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क फॉलो हम नहीं करते हैं। जैसे नो सूनर, अब नो सूनर है ये आपका एक नेगेटिव एडवर्ब है, ठीक है, हमें यहाँ पे इन्वर्जन का केस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये सेंटेंस तो आपका अफर्मेटिव टाइप में दिया गया है, तो होना क्या चाहिए था, हैड आई स्पोकन होना चाहिए था, हैड आई स्पोकन। क्योंकि इन्वर्जन के केस में पहले आप हेल्पिंग वर्ब लाओगे, हेल्पिंग वर्ब आपका हैड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, इस टाइप से हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जनरली कई बार इसको देकर भी एरर आ जाता है कि देन जो दिया ये THEAN ही लगता है, कई बार यहाँ पर एरर देन ये वाला दे देते हैं जो कि इनकरेक्ट है, इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 16 की अगर मैं बात करता हूं, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस लीव्स मस्ट टू बी डिजायर्ड। चलो इसको समझने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं पहले, देखिए ध्यान से देखना, ही इन्वेस्टेड ऑप्शन है आपके पास मच या मोर मनी इज नीडेड। देखिए ध्यान से देखते हैं, ही इन्वेस्टेड मच या मोर मनी इज नीडेड, तो मोर मनी नीडेड, राइट, ऑब्वियसली बात है, मोर देन भी लगाना पड़ेगा हमें। ही इन्वेस्टेड मच ऑब्लिक मोर देन मनी इज नीडेड, तो जो देन है ये कंपैरेटिव को शो कर रहा है, और कंपैरेटिव में हमें मोर को यूज करना होगा ना कि मच को। और ऑब्वियसली बात है, देखिए यहाँ सेंटेंस को ध्यान से देखिए, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस लीव्स मोर टू बी डिसाइड होना चाहिए, मच नहीं होना चाहिए, मोर टू बी डिसाइड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका कंपैरिजन को शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मोर लगना चाहिए। 17 पे चलते हैं, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। देखिए अब ये इनटू दिया है, ये इनकरेक्ट प्रेपोजिशन है यहाँ पर, क्योंकि प्लेस के लिए अगर किसी कंट्री की बात करते हैं या तो उससे पहले आप इन लगा दो या फिर आप फ्रॉम लगा दो। जनरली हम इनटू कहाँ पे यूज करते हैं, इनटू हम क्या करते हैं, कोई चीज जब बाहर से अंदर की तरफ एंटर करती है और उस मोशन को बताने के लिए हम इनटू का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो या तो यूज करो इन ऑस्ट्रेलिया या यूज करो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। 18 पे चलते हैं, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। देखिए ये जो कुछ कॉर्लेटिव कंजक्शंस होती है जो मैंने अभी बताई थी आपको, जैसे अगर मैं बात करता हूं ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वाली जो मैंने बताई थी,
तो इनके साथ क्या होता है, अगर आपने इधर के साथ अगर एक वर्ब को रखा है तो और के साथ भी आपको एक वर्ब को ही रखना होगा। अगर इधर के साथ अगर आपने एक नाउन को रखा है तो और के साथ भी आपको एक नाउन को ही रखना होगा। अगर इधर के साथ अगर आपने एक जिरेंड को रखा है तो और के साथ भी एक जिरेंड को ही रखना होगा। अगर इधर के साथ आपने एक इन्फिनेटिव केस रखा है तो और के साथ भी इन्फिनेटिव केस ही रखना होगा। ये सिर्फ इधर के केस में नहीं है, ये इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सभी के केस में है। यानी जो भी केस आपने इधर नीदर नॉट ओनली के साथ रखा है वही बाद वाले जो उनका पेयर होता है उसके साथ भी वही चीज आपको रखनी होती है। अब सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं हम। यू मस्ट इधर, इधर के बाद हमने यहाँ पर टेल यानी एक वर्ब यूज कर ली, द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। लेकिन और के बाद यहां तो आपको कोई वर्ब ही नहीं दी गई है, यहां पर क्या दिया गया है, आपका एक फ्रेज दिया गया है। तो यहां पर तो टेल, इधर के बाद आपने टेल यूज किया जो कि इनकरेक्ट है। इस सेंटेंस को करेक्ट करने का तरीका क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे यू मस्ट यू मस्ट टेल मी इधर, अगर मैं मान लो इस फ्रेज के साथ इधर लगा दूं, यहां पर मतलब इधर लगा देता हूं इस फ्रेज के साथ, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देखो, यू मस्ट टेल मी इधर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, यानी मैंने फ्रेज के साथ इधर लगा दिया और भी मैंने फ्रेज के साथ यूज किया, तो सेम प्लेस होना चाहिए। अगर इधर के साथ आपने नाउन यूज किया तो और के साथ भी नाउन यूज करेंगे, अगर आपने इधर के साथ वर्ब यूज की है तो और के साथ भी वर्ब ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेज यूज था तो हमने फ्रेज यूज कर लिया, राइट। चलो अब 19 पे चलते हैं। Our new neighbors had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house. देखिए आप, एक 10 ईयर है, ये क्या दिया गया आपको, एक काउंटेबल टाइम पीरियड दिया गया है। और जब आप काउंटेबल टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वहां पर हम प्रेपोजिशन सिंस यूज ना करके बल्कि फॉर यूज करते हैं, तो यहाँ पर फॉर 10 ईयर्स होना चाहिए था। 20 पे चलते हैं। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड। देखिए अब ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, पैसिव पास्ट का है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनाइट का है। बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है पैसिव का स्ट्रक्चर। अब पास्ट में बी का फॉर्म होता है वॉज, ठीक है, या वर्ब। पेशेंट सिंगुलर है तो इसलिए हमने वॉज लगा दिया क्योंकि वॉज सिंगुलर वर्ब है। V3 हमने अकम्पनीड यूज कर लिया, लेकिन पैसिव के स्ट्रक्चर के अंदर बाय प्लस एजेंट भी चाहिए होता है। एजेंट का मतलब जो उस काम को परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर तो हमने विद यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए था, बाय होना चाहिए था, राइट। 21 पे चलते हैं। अ सिटी डेवलपर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज। देखिए ये जो पास अवे है ये एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई बंदा जब मर जाता है, डाई हो जाता है, या वो एंड हो जाता है, किसी चीज का एंड हो जाना। लेकिन यहाँ तो हम टाइम पास की बात कर रहे हैं तो अवे यहाँ पर सुपरफ्लुअस है जो कि इनकरेक्ट है, सिर्फ आपका क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए। 22 पे चलते हैं। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। देखिए परमिट क्या है, परमिट एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद क्या लेती है, जनरली 2+V1 यानी इन्फिनेटिव केस लेकर चलती है। तो यहाँ पर तो हमने जिरन यूज किया जो कि इनकरेक्ट हो गया। होना क्या चाहिए था, यहाँ पर 2+V1 होना चाहिए था, टू एंटर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, टू एंटर। तो जनरली जो एंटर होता है वो अपने साथ ना तो इनटू लेकर चलता है ना इन लेकर चलता है, ये भी कई बार कॉमन एरर आ जाता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टू एंटर द पार्क हो जाएगा, परमिटेड टू एंटर द पार्क। 24 को देखते हैं ध्यान से हम। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ कश्मीर वैली आर शॉट डेड। देखिए अगर मैं बात करता हूं इधर और नीदर, इधर ऑफ दी सॉरी इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ओके, नन ऑफ, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इनके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है, जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो प्लूरल होना चाहिए हमेशा। और वर्ब हमेशा इनके हिसाब से होती है, इधर भी सिंगुलर होता है, नीदर भी सिंगुलर होता है, वन भी सिंगुलर होता है, नन भी सिंगुलर होता है। तो वर्ब हमेशा इनके साथ ही, इनके हिसाब से यूज होनी चाहिए। वन ऑफ द टेररिस्ट, देखो वन ऑफ द टेररिस्ट, हमने प्रोनाउन या जो नाउन है हमारा यहाँ पे नाउन यूज है तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया है। टूरिस्ट क्या हो गया, टेररिस्ट क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल हो गया, ठीक है। लेकिन वर्ब हमेशा वन के हिसाब से यूज करोगे, तो यहाँ पे आर यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए था, इज होना चाहिए था, राइट। फिर आता है 25। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अगर आप ध्यान से देखें ये सेंटेंस को, देखो 10 किलोमीटर्स, हालांकि ये एक प्लूरल नंबर को शो कर रहा है, लेकिन जब आपका प्लूरल नंबर एक यूनिट की तरह काम करता है तो उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए यहां पर हमने देखो इज भी यूज किया है, ठीक है, अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो ये सेंटेंस करेक्ट है आपका, यहां पर नो एरर रहेगा।
26 की अगर मैं बात करूं, आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे। देखिए, सिंस से पहले जब आप किसी सेंटेंस को, मतलब सिंस से पहले जो सेंटेंस होगा या तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, ठीक है, या वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, या पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो वो कहता है कि मैंने उसको कई बार देखा है। मई से सिंस मई तक, मतलब मई तक मैंने उसको कई बार देखा है। तो यहाँ पर सो नहीं आना चाहिए, बल्कि हैव सीन आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए। होना क्या चाहिए? आई हैव सीन हिम होना चाहिए, राइट। 27 की अगर मैं बात करता हूं, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। देखिए, अब ये जो विच है ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आपने कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया वो डेफिनाइट होता है। तो डेफिनाइट होता है तो टी आपने यहाँ पे ऑर्डिनरी यूज किया, लेकिन यहाँ पे तो डेफिनाइट होना चाहिए ना, द टी होना चाहिए। द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, ये होना चाहिए। 28 पे चलते हैं। Although the police officer is sympathized with poor, he refused to take an action against the rich man. देखिए, अगर मैं बात करता हूं, हालांकि जो पुलिस ऑफिसर, सिंपथाइज्ड का मतलब हो गया दया आना, हालांकि वो पुअर के साथ दया रखता है, विद पुअर। अब देखो ये पुअर है, मतलब अगर आप, एडजेक्टिव होता है पुअर आपका, पुअर आपका एडजेक्टिव है, लेकिन अगर एक बंदे की बात कर रहे हो तो हम पुअर यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी कम्युनिटी की बात करनी होती, पूरी कम्युनिटी या पूरे ग्रुप को बताना होता है, तो इनके साथ आर्टिकल द लगा देते हैं। तो इसका मतलब हो गया द पुअर शोज द एंटायर कम्युनिटी ऑफ पुअर पीपल। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था? द पुअर होना चाहिए था ना। यानी ऑल द पुलिस ऑफिसर सिंपथाइज विद द पुअर, हालांकि वो गरीबों के साथ क्या रखता है? सिंपथाइज्ड है, यानी दया रखता है। द पुअर होना चाहिए ना, ग्रुप को बता रहा है। 29 की अगर बात करें, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट मिसिंग फिशरमैन। देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हम हमेशा ही जीरन यूज करते हैं, ना कि इंफिनिटिव। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? हीरिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हीरिंग। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, हियर देखते हैं, क्योंकि टू के बाद जनरली हम वी वन यूज कर लेते हैं, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड का जो एक केस होता है ये हमेशा अपने साथ जीरन लेकर चलता है। तो यहाँ पर हमें हीरिंग यूज करना होगा। 30 पे चलते हैं। द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। देखिए, शॉक जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन एट लेकर चलता है। तो यहाँ पर तो बाय दिया जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए? शॉक्ड एट द न्यूज होना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम, 31 पे आगे। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रैवल विद। देखिए, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन जो भी आ रहा है आपका, तो वो प्लूरल होना चाहिए। क्वेश्चंस आपका प्लूरल है, ठीक है। ये ही आस्क, सेंटेंस आपका ही आस्क्ड मी, ये भी ठीक है। अब वॉज किसके हिसाब से आया? वॉज वन के हिसाब से आया, ये भी ठीक है। हु डिड यू ट्रैवल विद, ये भी ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया कॉमन एरर, मतलब नो एरर हो जाएगा यहाँ पर आपका। 32 पे अगर मैं चलता हूं, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। अब देखो आप, मतलब मैं उस डॉक्टर को जानता हूं जिसको आप रेफर कर रहे हो, तो मतलब वो कॉमन कैसे हो सकता है? वो तो स्पेसिफिक हो गया। तो स्पेसिफिक की जब बात करते हैं तो आर्टिकल अ ना लगकर बट आर्टिकल द लगना चाहिए ना। तो होना क्या चाहिए? आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, यानी मैं उस डॉक्टर को जानता हूं जिसको आप मुझे रेफर कर रहे हो, जिसके जिसके बारे में मुझे आप बता रहे हो। 33 पे चलते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंशिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। देखो ध्यान से देखेंगे हम सेंटेंस को। ऑफ क्या है? ऑफ एक प्रपोजिशन है, ठीक है। ऑफ से पहले आपको एक सब्जेक्ट दिया गया है और ऑफ के बाद आपको सब्जेक्ट टू दिया गया है। अगर दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट्स, जो प्रपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके हिसाब से हम वर्ब को यूज करते हैं। द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही आपका सिंगुलर रहता है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। लेकिन आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो हमने यहाँ तो अट्रैक्ट यूज किया, जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए था? अट्रैक्ट्स होना चाहिए था। क्या? अट्रैक्ट्स, ऐसा लग जाएगा। 34 चलते हैं। इट इज बेटर हु टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। देखिए, ये जो हो गया आपका कंपैरिजन शो कर रहा है, देन किस चीज को बता रहा है? कंपैरेटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, कंपैरिजन शुड बी मेड इन सिमिलर केस। कंपैरिजन हमेशा हमेशा ही सिमिलर केस में होना चाहिए। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहां पर हमने टू कीप लिखा है जो कि एक इन्फिनेटिव केस है, लेकिन यहां पर हमने लूजिंग, यहां पर हमने इसको जीरेंट केस में लिया हुआ है, जो कि इनकरेक्ट है। तो सेंटेंस के हिसाब से तो कंपैरिजन तो हमें इन्फिनेटिव के हिसाब से ही करना, होना चाहिए। तो टू कीप यहाँ पे इन्फिनेटिव है तो यहाँ पर भी आपका टू लूज आना चाहिए ना। 35 पे चलते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंशिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। देखिए, ये जो हो गया आपका कंपैरिजन शो कर रहा है, देन किस चीज को बता रहा है? कंपैरेटिव डिग्री है। अब
ठीक है, तो ये होना चाहिए था। कंपैरिजन शुड बी मेड इन द सिमिलर केस, कंपैरिजन हमेशा सिमिलर केस के अंदर होना चाहिए। क्लियर? तो इन्फिनेटिव था तो इन्फिनेटिव हमने यहाँ पर यूज किया। 35 की अगर मैं बात करता हूं, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। देखिए यहाँ पे एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हमने यूज किया। एक्सीड जो होता है इसका खुद मतलब होता है मोर देन, एक्सीड के अंदर इंक्लूड होता है मोर देन। अब यहाँ पर देखो हमने मोर देन लिख दिया जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए था द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स, क्योंकि एक्सीड के अंदर ऑलरेडी मोर देन इंक्लूड होता है जिसका मतलब ही होता है मोर देन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे मोर देन यूज हुआ है ये एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, विच शुड बी अवॉइडेड। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 36 पे। टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। देखिए अब यहां पर क्या है, यहां पर भी हमने कहीं ना कहीं कंपैरिजन यूज किया है, लेकिन जब किसी सेंटेंस को आप इन्फिनेटिव से स्टार्ट करते हो, 2+V1 से स्टार्ट करते हो, देखो ये इन्फिनेटिव केस हमने यूज कर दिया, 2+V1 इन्फिनेटिव से स्टार्ट किया है, तो बाद वाला जो सेंटेंस होता है ना, देन के बाद अगर आप जो भी आप वर्ब यूज करते हैं वो बेयर इन्फिनेटिव भी आ सकती है। यानी बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जो विदाउट विदाउट टू आती है, और विद इन्फिनेटिव होता है फुल इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं, जो 2+V1 लेता है। लेट मी जस्ट रिवाइज इट अगेन। देखिए 2+V1 टू डाई, मतलब जब आपका कोई सेंटेंस इन्फिनेटिव से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे टू डाई इन्फिनेटिव हो गया, विद ऑनर इज बेटर देन। तो बाद में जो अगर आपने कंपैरिजन किया है तो आप वहां पर बेयर इन्फिनेटिव यानी विदाउट टू भी यूज कर सकते हो, फुल इन्फिनेटिव 2+V1 के साथ भी कर सकते हो। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने का तरीका है टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर, ये भी करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे टू लिव भी कर देता तो ये भी करेक्ट होता आपका। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर नो एरर हो गया। 37 पे चलते हैं। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। देखिए अब हु क्या एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से जो आगे नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। अब वर्ब हमेशा आपका एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होता है। अब एंटीसीडेंट आपका आई है, लेकिन हमने यहाँ पे इज यूज किया जो कि इनकरेक्ट है। आई तो अपने साथ एम लेकर चलता है, तो होना क्या चाहिए था, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ये होना चाहिए था। राइट, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। 38 पे पहुंच गए हम। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखिए ये जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, आफ्टर से पहले वाला जो आपका सेंटेंस होता है वो V2 के साथ बोला जाता है, और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस जो होता है वो आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बोला जाता है। ठीक है, अब सेंटेंस को ध्यान से देखिए, गौरी टोल्ड, यहाँ तो V2 आपने यूज कर लिया, ठीक है, लेकिन आफ्टर के बाद आपने हैड ही लेफ्ट लिखा जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए था, हैड लेफ्ट होना चाहिए था। 39 की अगर मैं बात करता हूं, जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो आपका पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जो आपका देखो, जो आपका इफ क्लॉज होता है वो आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होता है, और बाद वाला जो क्लॉज होता है वो आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होता है। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होता है। हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। इफ के बाद देखो यू हैड वी आस्क्ड, तो हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया, ठीक है, ये क्लोज। तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म देखते, जॉन वुड हैव टोल्ड, ये भी ठीक है। तो ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आपका इफ क्लोज हैड प्लस थर्ड फॉर्म में दिया होता है तो बाद वाला क्लोज आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होता है, ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पर नो एरर आ गया। 40 में चलते हैं। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। देखिए अब आफ्टर क्या एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद अगर दोनों सब्जेक्ट सेम होते हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों ही सेम होते हैं, तो पहली बात तो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होनी चाहिए, तो पेजेस हो जाएगा, पेजेस की बजाय पेज हो जाएगा। राइट, पेज आफ्टर पेज होना चाहिए। नंबर 2, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज टेकन एज सिंगुलर नाउन, और उसको हमें क्या लेना होता है, सिंगुलर नाउन की तरह लेना होता है, तो यहाँ पर पेज आफ्टर पेज होना चाहिए। 41 पे चलते हैं। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली on what papers you have selected but on how you have written them। मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ कॉर्लेटिव कंजक्शंस होती हैं, जैसे इधर और होता है, नीदर नॉर होता है, नीदर नॉर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। तो देखो यहाँ पे नॉट ओनली तो आपने यूज कर लिया, नॉट ओनली अपने साथ पेयर किस चीज का लेकर चलता है, बट ऑल्सो का पेयर लेकर चलता है, तो यहाँ पे आपने बट
बट लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा, ऑल्सो भी तो आना चाहिए ना, बट ऑल्सो होना चाहिए। 42 पे चलते हैं, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। देखो प्रिवेंट क्या होता है, प्रिवेंट एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम को लेकर आती है, और फ्रॉम के बाद हम यूज करेंगे V1 प्लस ing यूज करेंगे। जनरली हम प्रेपोजिशन के बाद जीरन का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर टू नहीं बल्कि गोइंग आना चाहिए। क्या होना चाहिए, गोइंग होना चाहिए। यानी प्रिवेंट, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू सिनेमा हो जाना चाहिए, है ना। प्रिवेंट अपने साथ फ्रॉम लेता है, और फ्रॉम के बाद हम V1 प्लस ing यूज कर लेंगे, गोइंग हो जाएगा। 43 पे चलते हैं, इफ मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन अ स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। देखिए ये जो सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट उसका है, ये प्रेजेंट। अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट इमेजिनेशन के केस की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें आप, देखिए यहाँ पर ये जो एरर दिया गया प्रॉस्पर है, ठीक है, प्रॉस्पर तो यहाँ पे ठीक है। कैसे देखो, इफ द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन स्टेट प्रॉस्पर, मेजोरिटी प्लूरल होता है तो हमने प्रॉस्पर यहाँ पे यूज कर लिया है, द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। देखो ये जो है ये प्रेजेंट का नहीं बल्कि फ्यूचर इमेजिनेशन का सेंटेंस है। फ्यूचर इमेजिनेशन में क्या होता है, जो आपका फर्स्ट क्लॉज जो होता है, यानी जो इफ क्लॉज होता है वो क्या होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट में यूज कर लेते हैं, ठीक है। और बाद वाला जो होता है विल प्लस V1 में यूज कर लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर इमेजिनेशन का है, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस का है। फर्स्ट क्लोज आपका प्रेजेंट में होता है, सेकंड क्लोज विल प्लस V1 में होता है। इफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन स्टेट प्रॉस्पर, तो यहां पर तो हमने देखो V1 यूज कर लिया, ठीक है, एंड द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर, तो ये वुड यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए, विल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेंटेंस हुआ आपका फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस, तो फ्यूचर कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस में आपको फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आता है, दूसरा विल प्लस V1 में आता है। तो इस स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं 44 में। इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रूल्स regulations, they will be stopped, ticketed and have to pay a fine। अब देखिए इस थर्ड पार्ट को अगर ध्यान से देखें तो अभी तक यहाँ पर दे विल बी स्टॉप्ड, टिकेटेड, ये हमने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, पैसिव का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। तो बाद में भी हमें पैसिव स्ट्रक्चर ही फॉलो करना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो हैव टू पे, ये जो हो गया इनकरेक्ट हो गया, होना क्या चाहिए था, हैव टू बी फाइंड होना चाहिए था, क्योंकि देखो विल बी स्टॉप, टिकेटेड एंड फाइंड, क्या होना चाहिए, फाइंड होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें पैसिव का ही फॉलो करना होगा। 45 पे चलते हैं, he asked supposing if he fails that what he would do। देखिए अब यहाँ पे पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। सपोजिंग इफ ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये इकट्ठा आप यूज नहीं कर सकते, इनकरेक्ट होता है। सपोज के साथ आप या तो दैट यूज कर लेते हो, अगर इसके साथ इफ की जगह हम दैट यूज करते तो ये करेक्ट होता, या फिर हम इफ यूज करेंगे तो ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर तो हमने सपोजिंग इफ दिया है, तो या तो इसकी जगह पर दैट लगाओ, ये करेक्ट माना जाएगा, या सिर्फ आप इफ यूज करेंगे तब ये करेक्ट माना जाएगा। 46 पे चलते हैं, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। देखिए अब यहाँ पे जो एरर है पार्ट नंबर 1 के अंदर है, डिफिकल्टी। अगर देखो डिफिकल्टी एज ए नाउन है, ऑब्वियसली बात है, डिफिकल्टी हमने एज ए नाउन यूज किया है। अगर हमने नाउन यूज किया डिफिकल्टी को, तो फिर हम वहां पर उसके साथ प्रेपोजिशन इन लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर इन आना चाहिए, यानी वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन। अब इन प्रेपोजिशन हो गया तो बाद में हमें जीरन यूज करना पड़ेगा, तो फाइंडिंग होना चाहिए। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपने यूज किया डिफिकल्ट, डिफिकल्ट हो गया आपका एडजेक्टिव, तो वो अपने साथ टू लेता है। तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूं इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हमने टू सॉल्व लगाया, क्यों, डिफिकल्ट आपने एडजेक्टिव की तरह यूज किया है। लेकिन डिफिकल्टी नाउन होता है, तो नाउन के बाद आपको इन यूज करना पड़ेगा, अगर डिफिकल्ट है तो आप टू यूज कर लेंगे, ठीक है। 47 पे चलते हैं, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। देखिए कुछ पर्टिकुलर कंजक्शंस ऐसी होती है, जैसे एज वेल एज हो गया, एज वेल एज हो गया, टुगेदर विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, ओके, इन एडिशन टू हो गया,
लाइक हो गया। तो ये कुछ कंजक्शंस ऐसी होती हैं जिनके साथ आप क्या करते हो, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हो, तो जो सब्जेक्ट नंबर वन होता है उसके हिसाब से हम वर्ब को यूज कर लेते हैं। अब देखो पेशेंस जो आपका वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो ऑब्वियस सी बात आपकी वर्ब भी अनकाउंटेबल सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आर दिया जो कि इनकरेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर रहता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इज लगाना होगा, राइट। 48 पे चलते हैं। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। देखो अब देखो वेयर वाज द मैरिज हॉल, अब ये जो सेंटेंस दिया है ये आपका अफर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, राइट कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, लेकिन आपने जो स्ट्रक्चर दिया वो इंटेरोगेटिव का दिया, विच इज इनकरेक्ट। होना क्या चाहिए था, वेयर द मैरिज हॉल वाज। ये जो वाज अब मैरिज हॉल से पहले दिया बल्कि मैरिज हॉल के बाद आना चाहिए, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। 49 पे मूव करते हैं। द इंक्रीज इन कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। द इंक्रीज इन कंजप्शन, ठीक है, देखते हैं ध्यान से, इंक्रीज इन कंजप्शन इज डायरेक्टली, ये ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन द इनकम, ये भी ठीक है। तो ये जो सेंटेंस हुआ इसमें कोई एरर नहीं है, ये नो एरर का सेंटेंस है। 50 पे अगर बात करते हैं, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। देखो विद के साथ भी मैंने अभी बताया था, एज वेल एज हो गया, टुगेदर विद हो गया, विद हो गया, लाइक हो गया। जब इनके साथ आप दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो जो सब्जेक्ट नंबर वन होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज कर लेते हैं। आई माई ब्रदर इन लॉ जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, जो कि वर्ब दिया है बल्कि होना क्या चाहिए था, वॉज होना चाहिए था, राइट। So, dear student, I tried my level best to simplify these 50 rules. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 50 rules बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। So tomorrow I'll teach you 51 to 100 common errors. कल मैं 51 से लेके 100 तक की जो common errors रहेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। Okay, so thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So God bless you all. Stay happy and blessed.